गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पिछली क्लास में अपने फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अपने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये डिस्कस किया था। तो अपने ओनरशिप के आधार पर उसने देखा था कि सोल वाले में होता था एक पर्सन होता है, वो उस कंपनी का मालिक होता है, वो अकेला ही उस कंपनी को पूरा हैंडल करता है। ठीक है। फिर पार्टनरशिप में देखा था कि दो या दो से अधिक लोग हैं, 2 या 4-5 तक लोग होते हैं, वो पार्टनरशिप होती है। ठीक है। उसके बाद में अपने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसमें 10 से लेकर के 40-50 तक लोग हो सकते हैं उसमें। ठीक है। उसके बाद में अपने कंपनी देखी थी, जिसमें 7 से लेकर के अनलिमिटेड थे पब्लिक में, और प्राइवेट कंपनी में थे वो 2 से लेकर के 50 तक थे। और नेक्स्ट अभी ये अपने जॉइंट स्टॉक कंपनी डिस्कस कर रहे हैं। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसमें अनलिमिटेड लोग होते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई कंपनी होती है, उसमें कुछ लोग होते हैं, वो अपने शेयर लगाते हैं। ठीक है। मतलब मान लो एक 10 करोड़ की कंपनी है। ठीक है। तो उसमें मान लो बहुत सारे लोग हैं, अपने किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। जितने उन्होंने अपने इन्वेस्ट उस कंपनी के शेयर खरीदे, उतना उसका परसेंट उसका ओनरशिप हो जाती है। ठीक है। तो आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है। अभी जो सबसे टॉप में चलने वाला जो ओनरशिप है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है। इसमें क्या कोई कंपनी होती है, वो अपने जो शेयर होते हैं वो बेचते हैं। ठीक है। शेयर बेचते हैं, उस मतलब हिस्सेदारी बेचते हैं, जिससे कि जो खरीदता है वो उसका हिस्सेदार बन जाता है। ठीक है। तो अपने सबसे पहले इसका जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में देखते हैं क्या होता है। जॉइंट का मतलब होता है साथ में, और फिर देखो स्टॉक होता है। स्टॉक के 2 मतलब होते हैं। एक तो इसका ये होता है, किसी गुड्स को बोल सकते हैं। ठीक है। कोई गुड्स होती है, उसी को भी बोल सकते हैं। और दूसरा है कैपिटल होता है, कैपिटल को भी स्टॉक बोल सकते हैं। या फिर होता है द कैपिटल रेज बाय कंपनी और कॉरपोरेशन थ्रू द इशू ऑफ द शेयर। जो यदि कोई शेयर है, किसी को शेयर को बेचा है, ठीक है, या उसको बेचा है या वापस उसको खरीदा है, ठीक, उससे जो अर्न हो रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। कंपनी है, कंपनी का मतलब है जैसे किसी की कंपनी पसंद है, मतलब साथ रहना पसंद है, जैसे सोहन को मोहन के साथ रहना पसंद है। ठीक है। तो मतलब कंपनी का मतलब ये कोई किसी के साथ रहना पसंद कर रहा है। ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसका मतलब ये है कि कोई लोग हैं आपस में अपने खुद के बेनिफिट के लिए, ठीक है, आपस में मिलके एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है। एसोसिएशन बना के क्या करते हैं, मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, और उससे क्या करते हैं, वो अपने कॉमन पर्पस को पूरा करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है। और ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये बहुत ही लार्ज एरिया का बिजनेस होता है। इसमें क्या बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लेते हैं, क्या होता है जॉइंट कंपनी। अब जस्टिस मार्शल के अनुसार क्या है, एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इंडिविजुअल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन कॉम्प्टिबलेंस ऑफ लॉ। मतलब ये एक ऐसा पर्सन होता है, आर्टिफिशियल होता है, जो दिखता भी नहीं है, इंटेंजिबल, जिसको छू भी नहीं सकते हैं, वो सिर्फ रूल से चलता है, जो सरकार के बनाए हुए नियमों से चलता है। इस प्रकार की कंपनी को क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर जस्टिस लिंडले द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है, कंपनी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन और एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ many persons who contribute money or money worth to a common stock and employ it in some trade or business and who share the profit or loss arising therefore। ठीक है। तो ये थोड़ा इसके बारे में था कि आखिर जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन है, पूछ सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फीचर क्या होता है, फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो पहला फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब होता है कंपनी, इसमें बहुत सारे ओनर होते हैं, कोई एक पर्सन होता है वो इसका मालिक नहीं होता है। ठीक है, और वो कोई एक पर्सन नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, सरकार के द्वारा रूल बनाया हुआ है, उससे कोई आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया है कि वो कंपनी को वो करता, लीड वो करेगा। ठीक है, जब भी कोई कानून की बात आएगी तो वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सिर्फ कंपनी है वो बहुत सारे ओनर के नाम से नहीं चल के एक नाम से चलेगी। ठीक है, दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। उसमें जिस प्रकार के आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसी प्रकार इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका मतलब कोई भी कानून कायदा है वो उसमें आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से चलेगा। इसमें बहुत सारे ओनर नहीं होंगे, इसमें सिर्फ एक ही कंपनी के नाम से चलेगा, बहुत सारे ओनर के नाम से कोई भी फर्म नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद में है इसकी परपेचुअल सक्सीजन। परपेचुअल सक्सीजन का मतलब यह है कि परपेचुअल सक्सीजन का मतलब यह है कि ये जो परपेचुअल सक्सीजन का मतलब है कि जब कंपनी में कोई किसी आदमी की डेथ हो जाती है या फिर कोई कंपनी में कोई रिटायर्ड हो जाता है, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ना। जो कंपनी चलेगी कंपनी के बनाए हुए, सरकार के बनाए हुए नियमों से ही चलेगी। ये इसका एक फीचर है। नेक्स्ट है इसका कॉमन सील। कॉमन सील का जैसे किसी इंस्टीट्यूट की कोई जैसे कॉमन सील होती है, कोई मोहर होती है, उसी प्रकार इसकी भी एक मोहर होती है। उसी मोहर से सारे लीगल काम होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होता है उसी कॉमन सील के आधार पे होता है। नेक्स्ट है इसका जो नेक्स्ट इसका ट्रांसपेरेंसिबल ऑफ शेयर। अब इसमें यह है कि जो पब्लिक कंपनियां हैं उनके जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनके जो शेयर होते हैं हम उसको बेच सकता है उसका ओनर, और उससे मनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर हो गया। नेक्स्ट फीचर है इसका दूसरा, इसका है लिमिटेड लिएबिलिटीज होती है। इसमें क्या होता है, लिमिटेड लिएबिलिटीज होती है। इसमें जितने भी पर्सन इसमें है और जो इसके शेयर होल्डर होते हैं उनको जब भी कोई लॉस होता है इक्वल अमाउंट में वो सब में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये कुछ इसके फीचर हो गए। नेक्स्ट इसमें लेते हैं एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के वैसे बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन अब कुछ मुख्य एडवांटेज हैं, अपन देखते हैं क्या क्या होते हैं। वो पहला इसमें एडवांटेज है कि इसमें लिमिटेड लिएबिलिटीज होती है। इसका इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत सारे इसके ओनरशिप शेयर होल्डर, एक कंपनी को बहुत सारे लोग होते हैं, मिलके इस कंपनी को बनाते हैं, तो इसमें लिमिटेड लिएबिलिटीज होती है। किसी पर्सनल पे इतना लोड नहीं पड़ता है। जब कोई लॉस होता है तो इतना कोई हर्जाना भरना होता है तो सबको मिलके भरना होता है। दूसरा इसका ये है कि ट्रांसफेरेबल है, जैसा आपने फीचर में देखा था। तो इसमें क्या है कि ये क्या होता है कि इसके जो शेयर होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं। इन केस जब कोई ओनर चाहता है कि मुझे अपने शेयर हैं जो बेचने हैं, तो वो मार्केट में उन शेयर को कन्वर्ट करके कैश में बदल सकता है। ठीक है, और उसके बदले उसको पैसे मिल सकते हैं। तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया इसके जॉइंट स्टॉक कंपनी का, ट्रांसफरेबल मनी। दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब है कि जब कोई इसमें कंपनी का कोई है डेथ हो जाती है किसी की, या फिर कोई रिटायर्ड हो जाता है, तो वो कंपनी की लाइफ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी के कोई ओनर खत्म हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी वैसे के वैसे चलती रहती है, क्योंकि वो अपने रूल से चलती है। और जो कंपनी बंद भी होगी तो कंपनी के रूल से होगी, जो उसके सरकार के बनाए हुए रूल हैं, कानून हैं, नियम के अनुसार ही वो बंद होगी। तो ये क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन इज अनदर एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। द डेथ रिटायरमेंट डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए कंपनी। यदि कोई आदमी
रिटायर्ड हो जाता है या डेथ हो जाती है, उससे उसकी कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जो कंपनी होती है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं तो सारे लोग मिलके उस कंपनी को चला नहीं सकते, तो उसमें क्या करते हैं, वो हायर करते हैं हाईली प्रोफेशनल और टैलेंटेड लोगों को वो हायर करते हैं, रेंट उनको लेते हैं, और वो क्या होता है, प्रोफेशनल लोग ही उसको एफिशिएंट तरीके से उस कंपनी को चलाते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि उसका जो कंपनी का है मैनेजमेंट अच्छा रहता है, जिससे मैनेजमेंट अच्छा रहता है तो फिर प्रॉफिट भी अच्छा होता है। तो ये कुछ एडवांटेज थे जॉइंट स्टॉक कंपनी के। अब देखते हैं इसमें डिसएडवांटेज क्या होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के डिसएडवांटेज क्या है। पहला डिसएडवांटेज है कि ये एक कंपनी को फॉर्म करना बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट्स के रूल्स होते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मामला होता है। ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि एक लॉन्दी प्रोसीजर होता है किसी कंपनी को बनाने के लिए। उसके बाद में बहुत सारे शेयर होते हैं, शेयर वाले लोग उसके शेयर खरीदते हैं, तो एक इसमें महीनों सप्ताह से लेकर के सालों लग सकते हैं बनने में इस कंपनी को। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, या कह सकते हैं कि जो कंपनी बनती है उसमें टाइम भी लगता है। दूसरा ये कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कानूनी कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज होता है कि सरकार में एक रूल इन कंपनी के लिए निकाला गया है, कंपनीज एक्ट 2013। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होती है वो पब्लिक को दे देते हैं। ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि जो ये कंपनियां होती हैं, जब कोई चाहता है तो उसके वो डॉक्यूमेंट ले सकता है या मंगा सकता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो कंपनी के जो है सेक्रेसी होती है वो उसकी नहीं होती है, जिससे क्या होता है कंपनी के जो सेक्रेट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। जो कंपनी के जो सेक्रेट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो इसमें लैक ऑफ सेक्रेसी होती है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। एक लैक ऑफ सेक्रेसी इसके कारण भी होती है कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे साल के अंत में कोई मीटिंग हुई या कोई डिसीजन लेना होता है, तो जितने भी ओनर होते हैं या शेयर होल्डर होते हैं वो मीटिंग अटेंड करने जाते हैं, वहाँ कोई डिसीजन लिया हुआ है, तो वो डिसीजन है वो पब्लिक ही अनाउंस कर दिया, किसी ने अपने फ्रेंड को बताया, उसने उसको बताया कि भाई ये कंपनी नई स्कीम ये लेके आ रही है। तो उससे भी क्या फ़र्क होता है, उससे क्या होता है कि इतना कमांड नहीं रहता है लोगों पे, और जो उसकी जो सीक्रेट्स बात होती है वो पब्लिक में ओपन हो जाती है। तो ये भी इसका एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट होता है कंपनी को सरकार के बनाए हुए रूल और रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कंपनी की अपने खुद के डिसीजन बहुत बार नहीं ले पाती है, कंपनी की जो फ्रीडम होती है वो रिड्यूस हो जाती है, आज़ादी ख़त्म हो जाती है कंपनी की। तो ये भी एक उसका बहुत बड़ा मतलब डिसएडवांटेज है या डीमेरिट है। ठीक है। नेक्स्ट उसके क्या होता है कि जो कंपनी होती है उसको चलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, कुछ लोग एम्प्लॉय होते हैं वो चलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर वाले, जैसे कि इंडिया में कोई कंपनी खोली है तो कुछ बाहर के लोग भी उतना शेयर वहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। तो बाहर के लोग यहाँ आ नहीं सकते, अब काम कंपनी में चलाना है, उसका मैनेजमेंट चलाना है, वो कौन करेंगे, कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं या उसके जो डायरेक्टर हैं वो करेंगे। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टर और जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपना खुद का फ़ायदा देखते हैं, उसको कंपनी से प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता। वो इस प्रकार से काम करते हैं जिससे कि कंपनी के एम्प्लॉय को सबसे पहले फ़ायदा हो। ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के। नेक्स्ट अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी का था जो टॉपिक था, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी बिजनेस ओनरशिप वाला टॉपिक था, वो कंप्लीट हो चुका है। अपने उसमें टाइप ऑफ बिजनेस ओनरशिप जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक प्राइवेट कंपनी और
नेक्स्ट में देखा था आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसमें सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके वो इसका शॉर्ट नोट्स और डिफाइन में पूछ सकते हैं। पॉइंट उसके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अपने नया टॉपिक लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, और उसके बाद में जितना आज हो पाता है उतना देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन और उसके बारे में इंट्रोडक्शन जानने से पहले अपने देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने जानने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, उसको चलाने के लिए क्या फंड चाहिए होता है। ठीक है, फंड मतलब जो पैसा है या कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है, तो उसको फंड को जनरेट कहाँ से करना है, मतलब फंड को पैसे कहाँ से लेके आना है। ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, उसका काम होता है, पहला काम हो गया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। उसके बाद में यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। उसके बाद में क्या होता है कि जो पैसे हैं, कंपनी जैसे कोई आदमी है अपना बिजनेस खोलना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो या तो लोन लेगा या किसी से पैसे उधार लेगा। उसके पास में पैसे आ गए तो फिर वो ये सोचेगा इस फंड को कहाँ मैं यूटिलाइज करूँ, किस सेक्टर में ये पैसे डालूँ, कौन सी कैपिटल या असेट्स खरीदूँ, फिक्स असेट्स खरीदूँ जिससे कि मुझे फ़ायदा हो सके। तो उसका जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड है उसको वो फिर यूटिलाइज करता है कि किस सेक्टर में ये पैसे डालें जिससे अपने को बेनिफिट्स हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड उसमें स्टेप आता है कि प्रॉफिट होता है। उसको कंपनी चल रही है, काफ़ी दिन चले, महीनों साल चले, उसके बाद उसमें फंड जनरेशन प्रॉफिट मिलता है, उसको प्रॉफिट होता है। उसके बाद में वो प्रॉफिट को क्या करता है, प्रॉफिट आने से पहले वो अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उन सबको पूरा हिसाब किताब क्लियर कर देता है, बकाया है वो कर देता है, जो लोन ले रखा है अपनी लोन की सारी किस्त भर दी। उसके बाद में जो बेनिफिट बचता है वो क्या होता है, शेयर होल्डर होते हैं उनको बट जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे 50 लाख की कोई कंपनी खोली है और उसको एक साल में बेनिफिट हुआ है 30 लाख का। ठीक है, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर ये तो या तो ये कर सकते हैं कि उन 30 लाख को वो अपने हिसाब से बांट ले बराबर बराबर, या फिर वो यूं कर सकते हैं कि जो 30 लाख हैं उन 30 लाख में से वो 10 लाख तो अपने वापस बांट ले और 20 लाख को वो वापस अपने उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, कि जो तीनों चीज़ बताई मैंने आपको, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दूसरा उसका यूटिलाइजेशन ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और डिविडेंड ऑफ फंड, मतलब इसका बजट फंड एलोकेशन या प्रॉफिट एलोकेशन। ये जो तीनों काम है वो करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी कंपनी को खोलते हैं तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये रोल होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वो ये काम करती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। 3-4 डेफिनेशन है, तो उसमें एग्जाम और पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। तो ये जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मतलब कि प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि अपने पैसे कहाँ से लाएं। ठीक है, मतलब पैसे कहाँ से लाएं, या बोल सकते हैं फ्रॉम वेयर द फंड विल कम, मतलब पैसे कहाँ से आएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरी डिफाइन है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एन एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजियल प्रिंसिपल टू द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइज गोल्स। ठीक है, अदर डेफिनेशन है financial management is the operational activity of a business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the fund necessary for efficient operation। मतलब किसी कंपनी के पास में फंड कहाँ से आएगा, उसके बाद में उस फंड को कौन सी जगह पे लगाना है, किस जगह पे लगाना है, कौन से एसेट्स खरीदने हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो फंड हुआ उसके पास जनरेट हुआ उसको किस हिसाब से वापस बांटना है। तो ये जो काम करता है वो करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है।
ठीक है, अब देखते हैं इसमें रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या रोल लेते हैं? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट फाइनेंसिंग, फिक्सिंग डेबिट एंड इक्विटी रेशो एंड कैपिटल, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक वन बाय वन लेते हैं। इसमें क्या है? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, तो किसी के पास में बहुत सारे पैसे हैं, मान लो कि लाखों में पैसे हैं, तो वो क्या करेंगे? अपने फंड के हिसाब से क्या करेंगे? किराना की दुकान खोल दी या कोई मेडिसिन की दुकान खोल दी, छोटे मोटा अपने डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया, ठीक है। तो किसी के पास में हजारों में पैसे हैं, तो वो क्या कि चाय की थड़ी लगा दी या अपना कोई पान की दुकान लगा दी, ठीक है। तो अपने जो पैसे हैं उनके हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। किसी के पास में करोड़ों में पैसे हैं, बहुत सारे रुपए हैं उनके पास में, तो वो क्या अपनी खुद की कंपनी खोल देंगे, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये काम करता है कि उन लोगों को बताना है कि ये डिसाइड करना है कि फिक्स एसेट कैसे खरीदने हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें अपने बिजनेस को छोटा रखना है या बड़ा रखना है, ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो मैनेजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ कितने में खरीदनी है, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि जो कंपनी में है कौन सी चीज़ है, किस हिसाब अपने पास कितना बजट है, उसके आधार पर ही उस चीज़ को खरीदना है। ये कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, ठीक है। दूसरा इसमें फिक्स डेबिट इक्विटी रेशो इन कैपिटल। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो ये डिसाइड करती है कि आपको खुद का लोन लिया हुआ कितना है, मतलब उधारी कितनी है, ऋण कितना है, कर्ज कितना है, और आपने खुद का इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका रेशो है वो फिक्स करता है, ठीक है। फिक्सिंग डेबिट इक्विटी रेशो इन कैपिटल। आपने जो कंपनी में पैसे लगाए हैं उसमें अपने खुद के पैसे कितने लगाए हैं और बाहर के पैसे कितने लगाए हैं, ये उसका जो रेशो होता है वो इसको बाहर वाले पैसे को डेबिट बोलते हैं और इक्विटी बोलते हैं उसको, जो कि आपने खुद ने इन्वेस्ट किए हैं। तो उनका रेशो है वो फिक्स कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। दूसरा इसका अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट्स। करंट असेट्स का मतलब है कि आपके पास में जो आपके पास में स्टॉक कितना है या आपके पास में केस कितना है, या अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास में जो केस है या जो बिल बकाया है वो सब क्या होता है? करंट असेट्स होते हैं। जो केस होता है, जो बिल है, इन्वेंट्रीज है, स्टॉक है, मतलब वो आपका केस होता है, ठीक है, या करंट असेट्स होता है। तो उस करंट असेट्स को क्या होता है कि कंपनी क्या, जैसे कि आपने किसी पैसे हैं वो अपने माल है बेच दिया, सप्लाई कर दिया, तो कंपनी की कुछ पॉलिसी होती है कि आपने किसी को महीने भर के लिए उधार दे दिया या 2 महीने के लिए उधार दे दिया, ठीक है।
तो आपका वो, जैसे कि आपने कंपनी ऐसी पॉलिसी बनाई कि आपने 1 महीने के अंदर जो बिल आपके पूरे भरने हैं। जैसे आपने किसी को माल पहुंचा दिया, वो कंपनी का 1 महीने के बाद में उसको जो जिसने माल खरीदा है वो 1 महीने के अंदर भर देता है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, जो ये क्रेडिट पॉलिसी बनाती है। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है कि आपने जैसे पैसे हैं, कब आपके खाते में ट्रांजैक्शन होंगे। जैसे आपने 10 लाख का किसी को सामान बेच दिया है, तो उसकी क्रेडिट पॉलिसी बनाती है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि आपको कितने महीने में उसको बिल जमा कराना होता है। ठीक है, तो जो ये बिल होते हैं, ये स्टॉक होता है, ये सब क्या होता है, करंट असेट्स होता है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि अमाउंट ऑफ ऑन कंपोजिशन ऑफ करंट असेट्स, कि आपका इन पॉलिसियों के द्वारा आपके पास में कितना करंट असेट आपके पास रहता है। ठीक है, दूसरा है कि तीसरा, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां खोलते हैं, तो उनके पास जो कंपनियों के खुद का कोई नहीं होता है, सब लोग पैसे होते हैं वो रेज करते हैं। ठीक है, अब किसी को बिजनेस खोलना है तो जैसे कि 50 साल तक बिजनेस चलाना है, ठीक है, तो वो उतना ही लंबा लोन लेगा। ठीक है, इतना लॉन्ग टर्म लोन लेगा, या जो रिसोर्स होंगे वो लॉन्ग टर्म रिसोर्स होंगे, या फिर उसको छोटा कोई असेट्स ही खरीदने कंपनी में, तो या 2 या 3 साल के लिए खरीदेगा, तो शॉर्ट टर्म्स रिसोर्स से लेंगे वो पैसे। ठीक है, तो ये कम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आपको लॉन्ग टर्म रिसोर्स से पैसे लेने हैं या शॉर्ट टर्म रिसोर्स से पैसे लेने हैं। और वो भी डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म रिसोर्स से जो आपने पैसे रेज किए हैं, वो आप शॉर्ट टर्म असेट्स नहीं खरीदते उसे, और जो शॉर्ट टर्म से रेज किए हैं, वो उससे आप लॉन्ग टर्म असेट्स नहीं खरीदें। तो उससे क्या होता है, एक तालमेल बिगड़ जाता है, जिससे कि फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये सारा काम मैनेजमेंट कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता है कि आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का मैनेजमेंट कौन देखता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता है। और जितने भी ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितने भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही देखता है। तो इसके ये जो इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट्स, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट फाइनेंसिंग, फिक्सिंग डेबिट इक्विटी रेशो इन कैपिटल, और ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये इसके कुछ हो गए इंपॉर्टेंट रोल हो गए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अब नेक्स्ट लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव में क्या है, जो भी कोई कंपनी है, तो कंपनी है वो किसी एक की नहीं होती है। तो इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं, इसके जो कंपनी के होते हैं, वो शेयर होल्डर होते हैं, वो उसके मालिक होते हैं। ठीक है, तो जो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वेल्थ ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, या उसके ओनर की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाता है यदि इसके ओनर का, तो इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है उस कंपनी का। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है, यदि वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है यदि किसी कंपनी के ओनर का, ठीक है, इसका मतलब है कि वो कंपनी है वो प्रॉफिट में। क्योंकि जो वेल्थ कब मिलेगी उसको, उसके ओनर को, जैसे कि उसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, उनको अपना जिसका हिसाब किताब पूरा हो गया, उसके बाद में जो उसके वेंडर हो गए, या दूसरे इसके बीच में जो भी छोटे मोटे एम्प्लॉय हो गए, बीच में जो इसके कंपनी के साथ काम करने वाले हैं, ठीक है, सप्लायर है, उनका पूरा बिल हो गया, उनके सब जितने पैसे बकाए थे वो सारे पैसे उनको मिल चुके हैं। उसके बाद में जो पैसा बचता है वो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट तब मिलेगा जब उनके सबके हिसाब किताब क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद में जो होता है उसका जो ओनर होता है, शेयर होल्डर, उसको मिलता है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वेल्थ मैक्सिमेशन ऑफ शेयर होल्डर। यदि शेयर होल्डर के पास में पैसे पूरे आ गए, मतलब उसको प्रॉफिट मिल गया, तो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव फुल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो हमेशा अपनी कंपनी को 420 से बचाती है। वो कंपनी कभी ऐसा नहीं करती है कि बहुत बार क्या होता है कि जो मार्केट में ना अपने शेयर की वैल्यू है मैनिपुलेट कर देते हैं, जिससे कि उसकी प्राइस
प्राइस बढ़ जाते हैं शेयर की, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता, 2-3 महीने तक होता है, और ऐसा काम होता है वो फ्रॉड में आता है, जिससे कि बाद में कंपनी को बहुत सारा नुकसान होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये काम होता है कि इस प्रकार की फ्रॉड है वो नहीं करे, इससे कंपनी के जो मैनिपुलेटेड डाटा है वो नहीं बनाए, ठीक है। दूसरा, उसके बाद में क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है कि सबके पास में पैसों का फ्लो बनता रहे, जब जरूरत पड़ी तब उसके पास पैसों की, जब कंपनी को पैसों की आवश्यकता हुई तो पैसों का फ्लो उसके पास आ गया, मतलब पैसों की जरूरत पड़ी तो उनको पैसे मिल गए। तो ये होगा मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब ये क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये काम होता है कि जो फंड प्रोक्योरमेंट ने उसको फंड लोकेट कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद में प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए कि कौन पैसे को कब और कहाँ पे किस हिसाब से लगाया जाए, ठीक है। पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कौन से कैपिटल एसेट खरीदे जाए जिससे कंपनी को फायदा हो, ठीक है। तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट। उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कंपनी का कि कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसका अपना कमिटमेंट कर दिया कि आपको ये काम करना है। किसी से मान लो कि उसने क्यों है? पैसे एक ही कारण से लगाते हैं, पैसों को ग्रो कराने के लिए। और बिजनेस के मालिक कौन है? बिजनेस के ओनर कौन है? बिजनेस इक्विटी शेयर होल्डर। अब डिवेंचर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चिंता नहीं है, या किसी और बैंक से जिससे लोन लिया है उसका वेल्थ मैक्सिमाइज करने की चिंता नहीं है। किसका वेल्थ जो है, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब है कि आपने किसी का मतलब ऑर्डर बुक कर लिया है, तो उस ऑर्डर को कंप्लीट करके बताना कि भाई आपको ये माल इतने सामान इतने टाइम में पहुंचाना है, तो वो उसको कमिटमेंट, अभी एक बार कमिटमेंट कर दिया तो उसको पुख्ता करना है, ठीक है। तो ये उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हो गए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। पहला होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी स्टॉक होल्डर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। इसी में ही सारे ऑब्जेक्टिव, इसमें ये वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है तो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी स्टॉक होल्डर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी में जिसने पैसे लगाए हैं उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज होना, ठीक है। जैसे कंपनी में जिसने बाहर से पैसे लिए किसी से लेके, या फिर खुद के पैसे लगाए, अपने खुद के पैसे लगाए, उसको बेनिफिट मिल गया, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा हो गया, ठीक है। अब वो जिसने पैसे लगाए उसको पैसे पूरे मिल गए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर, ठीक है। अब शेयर होल्डर को पैसे मिल गए, इसका मतलब है कि वो कंपनी भी प्रॉफिट में है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, जब उसको वो प्रॉफिट में है, इसका मतलब है कि कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ी तो उसके पास पैसे आ गए थे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का मतलब जब कंपनी खुद ही प्रॉफिट में है, इसका मतलब है कि फंड का यूज भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है। और फाइनेंशियल कमिटमेंट का इसका मतलब क्या है कि जो उसने कंपनी में कमिटमेंट कर दिया, ठीक है, किसी को ऑर्डर ले लिया था कि उसको अपने पूरा करके बताया, जो अपना टारगेट था वो उसने कह के पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन में अब इसमें इंपॉर्टेंट है फाइनेंस फंक्शन, शॉर्ट नोट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं। फाइनेंस फंक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें 3 प्रकार के डिसीजन होते हैं वो फाइनेंस मैनेजमेंट लेते हैं। पहला डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग और कैपिटल मिक्स डिसीजन, तीसरा होता है डिविडेंड और प्रॉफिट एलोकेशन डिसीजन, ठीक है। इसी प्रकार अपने
पहले डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन में कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, उसके बाद में यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और तीसरा देखा था डिविडेंड ऑफ डिविडेंड ऑफ फंड, डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट फंड। ठीक है, इसका मतलब फाइनेंशियल के 3 फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो अपने डेफिनेशन में देखा था। पहला था कि पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है, दूसरा था पैसे अपन कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और तीसरा है जो प्रॉफिट हुआ है उसको अपन कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वापस, ठीक है, जो अपने को प्रॉफिट मिला है, कंपनी को प्रॉफिट मिला है, उसको वापस कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो ये फाइनेंस के फंक्शन हो गए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म एसेट मिक्स डिसीजन, फाइनेंसिंग और कैपिटल मिक्स डिसीजन, और डिविडेंड और प्रॉफिट एलोकेशन डिसीजन। तो इसमें जो क्रम देखा जाए, जैसे कि इन्वेस्ट डिसीजन पहले लिया जाता है या फाइनेंसिंग डिसीजन पहले लिया जाता है, तो इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, इन्वेस्ट डिसीजन वो पहले ले लिया जाता है कि जो कंपनी होती है वो अपना प्रोजेक्ट पहले डिसाइड कर लेती है कि अपने जो फंड आएगा उसको अपने इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, और उसके बाद में फाइनेंसिंग, मतलब फिर उसके बाद में फंड जनरेट करते हैं, ठीक है। और बहुत बार ये भी होता है कि जो पहले कंपनी फंड लेके आ जाती है, उसके बाद में उसको फंड का एलोकेशन होता है, ठीक है। और तीसरा है कि प्रॉफिट है, तीसरा स्टेप ही है। पहले और दूसरे स्टेप में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। कुछ बुक्स में ये लिखा होता है कि फाइनेंशियल और कैपिटल मिक्स डिसीजन होता है वो पहले होता है, कोई बुक्स में ये भी होता है कि इन्वेस्टमेंट और डिसीजन पहले लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अपने इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार ये होता है कि पैसे आपके पास में पहले आ गए, उसके बाद में बजट आपने प्रोजेक्ट बनाया, या ये हो सकता है आपने पहले प्रोजेक्ट बना दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है पहले आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद में आपने फंड लिए, कहाँ से लिए, ये हो सकता है लोन लिए हो, कहीं से उधार लिए हो, ऋण लिए हो, या कुछ एक पैसे अपने पास खुद में हो, ठीक है। अब इसमें जो ये फाइनेंशियल फंक्शन है, तो जो फाइनेंशियल फंक्शन है इन्वेस्टमेंट और उसको भी वापस 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, कैपिटल बजटिंग है और वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद में जो फाइनेंसिंग फंक्शन है उसको भी 2 भागों में, डेबिट और इक्विटी, मतलब डेबिट मतलब जो भी आपने बाहर से पैसे ऋण लिया है, कर्ज लिया है वो, और इक्विटी आपके पास जो खुद का जनरेट किया हुआ खुद का पैसा है वो इक्विटी हो गया। और डिविडेंड उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला है प्रॉफिट और दूसरा है रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग का मतलब, प्रॉफिट तो जो आपको मुनाफा हुआ वो है, रिटेन अर्निंग का मतलब ये होता है कि आपने 50 लाख का कोई बिजनेस शुरू किया मान लो, और आपको उस कंपनी ने 30 लाख रुपए साल में कमा के दिए, ठीक है, और 30 लाख में यदि आपने 20 लाख वापस कंपनी में लगा दिए तो उसको बोलेंगे रिटेन अर्निंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुल आज अपने डिस्कस किया जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन देखी अपने, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर देखे थे, उसके बाद में एडवांटेज देखे और डिसएडवांटेज देखे, और फिर अपना आज टॉपिक डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपने रोल देखा था, रोल और ऑब्जेक्टिव इसके इम्पोर्टेंट है। फिर अपने फाइनेंस फंक्शन देखे हैं, तो इसके 3 फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। थैंक यू।